हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने जैसे कि कोल्ड वॉर एरा पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे टू पावर ब्लॉक्स के बारे में कोल्ड वॉर एरा के अंदर द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। बाकी आप ये चैप्टर तो जानते हैं। इस चैप्टर का नाम मैं आपको फिर भी बता देती हूँ एक बार। इस चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा और द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आज हमें पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स की, तो ये है क्या? टू पावर ब्लॉक्स की जब बात की जाती है तो इसमें हम दो सुपर पावर्स की बात करते हैं। और वो सुपर पावर्स कौन से हैं? एक यूएसएसआर और एक यूएसए है। यूएसएसआर एक वो कंट्री है जो कम्युनिस्ट है, अपने आप को कम्युनिस्ट बोलती है या सोशलिस्ट बोलती है। कम्युनिस्ट से बेटर वर्ड होगा सोशलिस्ट बोलती है। और जब यूएसए की बात करते हैं वो कंट्री अपने आप को कैपिटलिस्ट बोलती है। और ऐसा नहीं है कि ये इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यहीं तक टिक जाती है, नहीं, ये इस आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये वही कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं अपनी इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करूँ और अपने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को शामिल करने का मतलब ये होगा कि उनकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। अब वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर में जो लड़ाई चल रही थी मेनली, इनकी जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो मेनली सुपर पावर के लिए थी, मतलब पावर के लिए थी मेनली लड़ाई, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो ऐसे भी छोटे छोटे देशों को अपने अंदर शामिल कर रहे थे। अच्छा, हम छोटे देशों को शामिल करने की बात करते हैं तो रीज़न ये आता है कि छोटे देश में शामिल भी क्यों हो रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न ये था कि उनको ये कहा जाता है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, कुछ वेपन्स दिए जाएंगे और इकोनॉमिक एड दी जाएगी, और कोई लोकल राइवल्स होंगे उनके खिलाफ उनको पूरी हेल्प की जाएगी, और जो रीजनल नेबर्स होंगे उनके खिलाफ भी उनको पूरे हथियार वगैरह दिए जाएंगे। तो ये रीज़न था, छोटे छोटे देश लगते रहे। और छोटे छोटे देशों का इन सुपर पावर से मिलने का रीज़न ये भी था कि इनको इकोनॉमिक हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती थी। कल को अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, न्यू नेशन से आपके पास बहुत इकोनॉमी नहीं है, तो आपको जो है वो सुपर पावर ही हेल्प कर सकती है। या फिर कोई अग्रेशन हो जाता है, कोई वॉर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उनको मदद चाहिए कि दूसरे देशों की, क्योंकि वो तो अभी न्यू नेशंस है, न्यू इंडिपेंडेंट नेशन से, तो उनके पास इतनी शक्ति है नहीं कि वो तुरंत ही आर्म्स वगैरह बनाने लग जाए और तुरंत ही इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ऐसे में ज़रूरी था कि वो बड़े पावर्स के साथ ऐसे मिल के रहें, और सुपर पावर्स में उनको अपने में शामिल कर रही थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, तो पूरी कंट्री जो है उसको हम दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न। और जब हम वेस्टर्न ब्लॉक की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर से हमारा मतलब होता है यूएसए का कल्चर। तो आप इसे याद रखें कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न यूरोप की जब हम बात करते हैं मिली, तो वो वाला जो पूरा पार्ट था वो यूएसए से इन्फ्लुएंस था, मतलब वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को माना था, कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी को। और जब हम ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, फिर ईस्टर्न अलायंसेस की बात करते हैं यूरोप में, तो वो सारी की सारी जो कंट्रीज थे वो यूएसएसआर के साइड थी, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती थी। मेनली आपकी जो बात है टू पावर ब्लॉक्स में यही की जाएगी। और ये मैप मैं आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ये अलायंसेस कर रही थी, ईस्टर्न अलायंस चल रहे हैं, वेस्टर्न अलायंस चल रहे हैं, तो ऐसे में ये कंट्रीज़ जो है उन अलायंसेस को नाम भी दे रही थी। जैसे कि अगर मैं कंट्रीज़ में बात करूँ, यूएसए ने सबसे पहले अलायंस किया था 1949 में, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलायंस जो है ये यूएसए के थ्रू किया गया था। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो और भी अलायंस किए गए। अगर मैं बात करूँ यूएसएसआर ने, तो यूएसएसआर ने नाटो को काउंटर करते हुए जो है वो लेकर आए वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट जो है 1955 में साइन की जाती है, और इसके तहत ये कहा जाता है कि भाई जितनी भी कंट्रीज़ है ये सारी की सारी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती है। अगर कुछ भी अटैक किसी पे किया जाएगा तो हम सब पे अटैक मानेंगे, और ये सेम चीज़ नाटो में भी मानी गई थी। तो इसका आप जान सकते हैं कि अलायंसेस कितने डेंजरस होते जा रहे थे, क्योंकि नाटो की जब हम बात करते हैं, इसमें 1949 में जब इसे स्टैब्लिश किया गया था, इसमें 12 कंट्रीज़ थी, और इन 12 कंट्रीज़ ने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर इन 12 में से किसी एक पर भी अटैक होगा तो ये माना जाएगा कि वो सभी कंट्रीज़ पर अटैक है और सभी कंट्रीज़ उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेंगी। तो हम कहीं ना कहीं जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद वेस्टर्न एशिया में भी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। एशियन कंट्रीज, जैसे हम जानते हैं कि हम तो एशियन कंट्रीज है, तो यहाँ के वेस्टर्न एशिया में जो है इन कंट्रीज़ का अब जो है इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। तो जब हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए ने यहाँ पे दो अलायंसेस किए, एक था सीटो और एक था सेंटो। जब सीटो की बात की जाती है तो एक सीटो की फुल फॉर्म होगी आपकी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जब सेंटो की बात की जाती है तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको काउंटर करते हुए यूएसएसआर ने क्या किया, उसने कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं बनाया, इसने जगह पे क्या किया, छोटे छोटे देशों के साथ जो अपने रिलेशन बनाना शुरू कर दिए दूसरे देशों के साथ में। उस पर नॉर्थ कोरिया आपका शामिल है, नॉर्थ वियतनाम शामिल है, इराक शामिल है, चाइना शामिल है, इनको उसने जो है अपने अलायंसेस में शामिल करना शुरू कर दिया। उसने इसको किसी ट्रीटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया। अब हम पढ़ते हैं अच्छे से कि इसके अंदर है क्या। द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. In a world sharply divided between two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpowers and allies. तो ये जो पूरा वर्ल्ड था इसको जो है शार्पली डिवाइड किया जा रहा था दो अलायंसेज में। अब वो दो अलायंसेज कौन कौन सी थी आपकी, यूएसए और यूएसएसआर।
जो पूरे टाइम अपने पावर को बढ़ा रही थी और अलायंसेस क्रिएट की जा रही थी। हमारी पूरी कंट्री को ये, पूरे वर्ल्ड को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। The smaller states in the alliance used the link to the superpower for their own purpose. They got the promise of protection, weapons, and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. उसके बाद जब हम छोटी कंट्रीज़ की बात करते हैं वो भी इन सुपर पावर्स के साथ जुड़ती जा रही थी, जिसका रीजंस ये है कि उनको जो है वेपन देने की बात की गई थी, प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी, इकोनॉमिक एड, रीजनल नेबर्स, इन सबको देने की उनकी बात की गई थी। फिर आगे बात करते हैं द अलायंस सिस्टम लेड बाय द 2 सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स। तो इस टाइम पे दिक्कत ये आ रही थी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 कैंप्स पे कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा था। This division happened first in Europe. Most countries of Western Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. अब एक और बात ये देखते हैं कि हमें पता था कि वॉर का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ को, इसीलिए जो है कोल्ड वॉर का भी ज़्यादा इफेक्ट जो है हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में दिखता है। तो जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप का जो वेस्टर्न साइड था वो यूएस से इन्फ्लुएंस था, और जब ईस्टर्न साइड की बात करते हैं, उसकी ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, तो वो सोवियत कैंप के में साइड था। तो हम कह सकते हैं यूरोप का वेस्टर्न पार्ट यूएस के लिए और यूरोप का ईस्टर्न पार्ट यूएसएसआर के लिए था। That is why these were also called the Western and Eastern Alliance, और इसीलिए जो इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस का नाम दिया जाता है। अब एक बार हम वर्ल्ड मैप की तरफ देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है, क्या क्या है और कौन कौन इसमें शामिल है। तो जब हम इस वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो आपको ये येलो पोर्शन दिख रहा है, जैसे ये नॉर्वे हो गया, ये बेल्जियम हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, लिस्बन पोर्तुगल हो गया, ये आपका हो जाता है रोम, ग्रीस, टर्की, ब्रिटेन, लंदन। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ थी, ये सारी की सारी कंट्रीज शामिल होती है नाटो मेंबर्स में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सारे के सारे यूएस इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज़ हैं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मान रही हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं वार्सो पैक्ट में, अभी मैं बताऊंगी वार्सो पैक्ट और ये आपका नाटो क्या है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये रेड पोर्शन की, जिसमें आप देख रहे हैं जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी एक्चुअली, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, यूएसएसआर तो खुद है, ये बुल्गारिया है, ये सारी जो कंट्रीज़ है ये यूएसएसआर की साइड थी, यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थी। उसके बाद कुछ और कम्युनिस्ट नेशंस थे, जैसे ग्रीन पार्ट में हम यूगोस्लाविया देख रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ये ना इसमें शामिल है ना इसमें शामिल है, ठीक है। और उसके ये जो ग्रे वाला पार्ट देखते हैं दूसरी कंट्रीज है जो किसी भी आइडियोलॉजी को मानती ही नहीं थी, जैसे ये आयरलैंड हो गया, आपका स्वीडन हो गया, या फिर फिनलैंड हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हो गई इसमें। अब हम बात करते हैं कि नाटो और वार्सा जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। अच्छा हाँ, आप एक ये वाला मैप जरूर देखिए। जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपके 3 कलर्स दिखाए हैं, इन 3 कलर्स का नाम क्या रीज़न है। जब हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की, ये है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, जिसमें आपका शामिल होता है यूएस, और इसमें आपकी अमेरिकन आइडियोलॉजी जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है वो वाली आइडियोलॉजी इसमें शामिल होती हैं। अब जब हम बात करते हैं इस ये रेड वाले पार्ट की, ये खुद का मैप, ये वाला रशिया का पार्ट है, ये वाला रशियन कंट्री है, यूएसएसआर बोल सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती थी, और इसे हम कहते हैं इसलिए सेकेंड वर्ल्ड, इसको कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड। और थर्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड वो कंट्री है जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जिसको अभी नई नई आज़ादी मिली, जिसमें इंडिया भी शामिल है, गिरा हमारा प्यारा इंडिया, ये भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है तीन डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड यूएस इन्फ्लुएंस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर इन्फ्लुएंस्ड सोशलिस्ट कंट्री, थर्ड वर्ल्ड न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री। मेनली ये सारी जो थर्ड वर्ल्ड है ये नैम में शामिल होगी। नैम के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि है क्या। आगे बढ़ते हैं। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in 1949। और जब वेस्टर्न अलायंस की बात करते हैं, वेस्टर्न अलायंस जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करती है, इस्टेब्लिश करती है अप्रैल 1949 में, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। और इसमें जो है टोटल 12 स्टेट शामिल होते हैं जब इसको डिक्लेयर किया जाता है। It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। तो इन 12 कंट्रीज़ में से अगर किसी भी इस एक के ऊपर अटैक किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो अटैक जो है सबके ऊपर है एक्चुअली। ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लिक टू हेल्प दी अदर्स। और हर स्टेट को उसके बाद अगर सबको अटैक माना जाएगा तो उस अटैक की कंडीशन में हर स्टेट उस स्टेट की हेल्प भी करेगा और उसके खिलाफ जिसने अटैक किया है उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। The Eastern Alliance, known as Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. Soviet Union was created in 1955 and its principal function was to counter NATO force in Europe। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि ईस्टर्न में क्या किया, वेस्टर्न ने तो चलो नाटो बना लिया, ईस्टर्न ने क्या किया, ईस्टर्न ने इसके जवाब में बनाया वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट किसी तरफ से बनाया गया, ईस्टर्न यानी यूएसएसआर की साइड से बनाया गया या सोवियत यूनियन। 1955 में बनाया जाता है इसे। इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या था कि नाटो को जो है आपको काउंटर करना है,
नाटो के खिलाफ सीधे खड़ा किया गया था इसे। उसके बाद इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉल स्टेट्स एज नोटेड अबव। यूरोप बिकेम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर। तो ऐसा कि हम इस पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो मेन एरिना हो गया था कॉन्फ्लिक्ट का। वहाँ पे मेनली जो है आपका ईस्ट और वेस्टर्न ब्लॉक्स ज़्यादा डिवाइडेड दिखते थे। इन सम केसेस द सुपर पावर यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर। अब काफ़ी बार ऐसा देखा है कि सुपर पावर ने जो है कंट्रीज़ को अपने मिलाने के लिए जो है मिलिट्री का भी यूज़ किया है अपने अलायंसेस को बनाने के लिए। मतलब कह सकते हैं उन्होंने जोर जबरदस्ती भी जो है कंट्रीज़ को अपने में शामिल किया था। Soviet intervention in East Europe provides an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence. और इसका एक एग्जाम्पल ये जो हम बोले थे कि मिलिट्री अलायंसेज भी थे, तो इसका एग्जाम्पल हमें दिखता है सोवियत का। सोवियत ने जो है ईस्ट यूरोप में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए जहाँ पर उसने जो अपने मिलिट्री का यूज़ करके वहाँ पर जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम यूरोप का ईस्टर्न पार्ट तो उसके साइड रहे। उसके बाद इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम बात करते हैं कि एशिया की बात करते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, जैसे मिडिल ईस्ट आता है, मिडिल ईस्ट में आपके वो मुस्लिम कंट्रीज़ आती हैं, इस्लामिक कंट्रीज़। उसके यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या करा, मतलब एशिया का ईस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट और वेस्ट एशिया वेस्ट पार्ट, ये तीनों जो पार्ट जो है, ये तीनों जो पार्ट है उसको जो है यूएसए ने अपने में इंक्लूड करा बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो के तहत। वहाँ पे इसने एशिया में वेस्ट साइड हो गया आपका, ईस्ट साइड हो गया, साउथ ईस्ट साइड हो गया एशिया का, इन तीनों साइड्स में उसने जो है सीटो की स्थापना करी, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ ही उसने इन्हीं देशों में जो है यहाँ पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल करी, जिसे कहते हैं सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको काउंटर करते हुए अब यूएसएसआर कैसे चुप बैठेगा, उसने भी काम करना शुरू किया। उसने क्या किया, यूएसएसआर ने या सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट चाइना को के साथ रिस्पॉन्ड किया और उसके साथ क्लोज रिलेशन बनाए। उसके साथ ही साथ उसने दूसरी रीजनल कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाए जो कि एशिया में आते थे। वो थे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। इन 4 कंट्रीज़ के साथ उसने अपनी रिश्ते बढ़ाए, relations अच्छे किए। The Cold War threatened to divide the world into 2 alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. तो जब पूरा वर्ल्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 अलायंसेस में डिवाइड हो रहा है, ईस्ट एंड वेस्टर्न में, तो कुछ कंट्रीज़ को अभी डर सताने लगा था। इस बात के लिए वो थ्रेटन में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने अभी अभी नई नई आज़ादी ली है, न्यू इंडिपेंडेंस ली है हमने, और ऐसे में हम जो है वापस से कहीं किसी के अंडर, मतलब कॉलोनी स्थापित हो जाए, हमारे अंदर कॉलोनियलिज्म ना आ जाए, क्योंकि वो कंट्रीज ऑलरेडी ब्रिटेन या फ्रांस के अंडर में इन्फ्लुएंस में थी। अब कुछ टाइम बाद उनकी जो फ्रीडम इतनी मुश्किल से उन्हें मिली है वो कहीं वापस से ना छीन जाए इन अलायंसेस की वजह से। Then, cracks and splits within the alliance were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1916 they fought a brief war over a territorial dispute. अब इसी बीच में क्या होता है, कम्युनिस्ट चाइना का जो है रशिया के साथ हो जाती है लड़ाई, यूएसएसआर के साथ हो जाता है उसका वॉर। किस वजह से होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है ये, मतलब लैंड को लेकर डिस्प्यूट रहता है। 1950 से लेकर 1969 की कहानी है। अब इस पॉइंट को आपको इसलिए भी याद रखना क्योंकि आगे जो कार्टून आएगा उसमें ये काम आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइन मूवमेंट विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंसेज। और इसके बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उन्होंने अपने लिए क्या ऑप्शन निकाला, उन्होंने अपने निकाला ऑप्शन में नैम। नैम का मतलब था नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपको किसी भी अलायंस में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम इससे बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, हम किसी के भी साइड नहीं रहते। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रही थी कि हम किसी भी अलायंस, जिसमें कैपिटलिस्ट कंट्री यूएसए हो गई या फिर कम्युनिस्ट कंट्री या सोशलिस्ट कंट्री जो है आपकी यूएसएसआर हो गई, उनमें से हम किसी में भी शामिल नहीं होंगे। You may ask why the superpower needed any allies at all. After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpower. Yet the small states were helpful for the superpower in gaining access to. अब दूसरी बात ये आती है कि सुपर पावर से इतनी बहुत पावरफुल है। अब जैसे अफ्रीकन जैसी एक पुअर कंट्रीज़ के साथ हमें मिलने की क्या ज़रूरत है, डेवलप जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आ रही है, फिर एशिया में बहुत सारे कंट्रीज उस टाइम में अंडर डेवलप थे, तो वैसी कंडीशन में ये सुपर पावर को क्या ज़रूरत थी इन छोटी कंट्रीज़ के साथ में अलायंस करने की।
तो इसके मेनली 4 रीज़न दिए जाते हैं। एक है आपका वाइटल रिसोर्सेज, एक है आपका टेरिटरी, और एक है लोकेशन और एक है आपका लास्ट इकोनॉमिक सपोर्ट। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे टिप्स पे। अब बात करते हैं कि इन चारों में है क्या। जब हम वाइटल रिसोर्स की बात करते हैं, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, तो काफ़ी कंट्रीज इसलिए, जैसे अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो अफ्रीका में आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रिसोर्सेज आपके बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि अब वो हो सकता है आपके आर्म्स बनाने में काम आ जाए, या फिर अगर मैं यहाँ की बात करूँ ईस्टर्न एशिया की बात करूँ तो वहाँ पे आपको ऑयल बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है, या फिर दूसरे मिनरल्स मिल सकते हैं। ऑयल तो पेट्रोल तो आप जानते हैं कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में, तो वो सब चीज़ें जो है उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी थी, और वॉर में ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये छोटी कंट्रीज़ जो है उनमें ये हेल्प कर सकती थी। दूसरी बात आती है टेरिटरी की। इस टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रुप्स। अब टेरिटरी में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्यूबा का। क्यूबा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेरिटरी का। जब आपने देखा क्यूबा खुद एक बहुत छोटी कंट्री थी, लेकिन फिर भी वो यूएसएसआर के बहुत काम आ सकती थी। जब आप चाहते हैं कि अपने वेपन्स या ट्रूप्स को जो है बहुत दूर से ना लाकर पास से ही कहीं से अटैक किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें जो है आपके आर्मीज़ को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके रिसोर्सेज कम खर्च होंगे, और ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको ज़्यादा ही हार्म कर सकें या उसके ऊपर ज़्यादा ही एक बड़ा इफेक्ट ला सकें। इसलिए ज़रूरी होता है, टेरिटरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यूबा में यही हो रहा था, यूएसएसआर ने क्यूबा के पास इसलिए अपने आर्मीज़ या फिर ट्रूप्स को तैनात किया था ताकि जो है वहाँ से ईजिली अटैक कर सके यूएसए पे, और उसको या तो फिर थ्रेटन भी कर सके। थर्ड ऑप्शन आता है आपका लोकेशन, फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोकेशन की वजह से जो है आप इजीली जो है उन अपनी एनिमी कंट्री पे जो है नज़र रख सकते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं कि अब कौन सी एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपको पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके के आर्म्स का बना रहे हैं, आप उसके काउंटर पे दूसरे आर्म बना सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ ज़रूरी हो जाती है। या फिर अगर मिलिट्री अलाइंसेज अपने बढ़ा रहे हैं तो आप अलाइंसेज बढ़ाएंगे, वो मिलिट्री को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं या फिर मिलिट्री को नए नए आर्म्स दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसलिए स्पाइस भी जो है वॉर के टाइम एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक सपोर्ट। इन दैट मैनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब लास्ट पॉइंट जो है आपका इकोनॉमिक सपोर्ट, उसके अंदर क्या आता है, अब मिलिट्री अलाइंसेस के टाइम पे क्या काफ़ी बार ऐसा होता था कि अब जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है वो अगर अपनी मिलिट्री रख रही हैं तो आपको वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका उस वजह से मिलिट्री एक्सपेंस कम हो जाता था, मिलिट्री की ट्रैवलिंग कम हो जाती थी, और मिलिट्री जो फोर्स है आपके पास, जो पावर है वो भी कम नहीं होती थी, वो भी बढ़ जाती थी। अब इनके पास जो कंट्रीज़ के पास जो मिलिट्री है, आप और मिलिट्रीज़ का ये फोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे अटैक के लिए, तो इस वजह से जो है ये एक अलग बेनिफिट लेकर आया था मिलिट्री के लिए। They were also important for ideological reason. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism or vice versa. अब सीधे सीधे बात ये आती है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है यूएसए, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करती थी, और जो सोशलिस्ट कंट्री है या कम्युनिज्म है, ये जो कंट्री है ये बिल्कुल यूएसए के अपोजिट यूएसएसआर था, जिसमें ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करती थी। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि इसमें हर 5 साल पे या फिर जितने भी लिमिटेड ड्यूरेशन है उसके बाद इलेक्शंस होंगे, लेकिन जब सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं यूएसएसआर की, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे आपकी एक ही गवर्नमेंट रहेगी और वही सारे काम करेगी। अब छोटा सा माइनर डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि कैपिटलिस्ट कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री में क्या डिफरेंस है। कैपिटलिस्ट कंट्री की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो इकनॉमी है, इकनॉमी है वो गवर्नमेंट के थ्रू रन नहीं की जाएगी, वो मार्केट के थ्रू रन की जाएगी। मतलब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डिसाइड करना है प्राइस, तो वो जो है इस बात पे डिसाइड नहीं होगा कि उसकी कितनी ज़रूरत है, वो बल्कि इस बात पे डिसाइड होगा कि उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, उसको कितना खरीदा जा रहा है और उसको कितना बनाया जा रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। मतलब डिमांड एंड सप्लाई चेन चलेगी। मतलब अगर आज आपने एक मार्कर रखा है अपने पास, और आज अगर इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये आपका हो सकता है 10 रुपये का मार्कर जो है 20 रुपये में बिकने लग जाए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, वो उतरी की उतनी ही है, तो इस वजह से इसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम यूएसएसआर या फिर सोशलिस्ट कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे देखेंगे कि इस मार्कर की कितनी ज़रूरत है, वो उतना प्रोडक्शन करेंगे, और उसकी डिमांड बढ़ भी जाएगी तब भी वो देखेंगे कि किसको कितनी ज़रूरत है, वो उसी अकॉर्डिंग उसको वो प्रोवाइड करेंगे मार्कर। तो ये है आपका कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट कंट्री में एक छोटा सा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। The Cuban Missile Crisis that we begin this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War. The Cold War also led to several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. एक और बात ये आती है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने ये तो पढ़ लिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ, और एक ये बहुत ही हाई स्टेज थी कोल्ड वॉर की। तो जब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या फिर कोई वॉर नहीं हुआ,
वॉर हुए, लेकिन वो वॉर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने से लड़ रहे हो। वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे रिबेलियंस या फिर वहाँ की आर्मी को सपोर्ट कर रही थी दूसरी कंट्रीज़ की, लेकिन वो सामने से वॉर नहीं कर रहे थे, वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे। These two superpowers were poised for direct confrontation in Korea, Berlin, Congo and in several other places. तो जब हम पढ़ते हैं कि ये जो दो सुपर पावर्स है वो कहाँ कहाँ आपके इन्वॉल्व थी, कोरियन वॉर में इन्वॉल्व थी, बर्लिन में इन्वॉल्व थी, कॉन्गो में इन्वॉल्व थी। तो जब आप आज हम देखते हैं कि कोरिया दो पार्ट्स में, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, तो हम देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया को कहीं ना कहीं यूएसएसआर का सपोर्ट है और वहाँ पे सोशलिस्ट वैल्यूज़ हैं, कंप्लीटली नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सोशलिस्ट वैल्यू है। तो नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं यूएसएसआर या आज के रशिया से सपोर्टेड है, और साउथ कोरिया की जब हम बात करते हैं वो फिर कैपिटलिस्ट कंट्री यूएस से सपोर्टेड है। ऐसे ही तो ये कैसे डिवाइड हुआ, ये कोरियन वॉर की वजह से हुआ। 1950 से 53 में जो है कोरिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से बर्लिन हो गया या कॉन्गो हो गया, यहाँ पे दो सुपर पावर्स जो है इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करके जो है वॉर में हेल्प कर रही थी इन कंट्रीज़ को। And in several other places, crisis depends, and as neither of the parties involved was willing to back down. When we talk about arenas of the Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occur or threaten to occur between the alliances system but did not cross certain limits. A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spread in nuclear war and global hostilities. तो यहाँ पर जो हमने कंट्रीज़ की बात करी, यहाँ पे वॉर हो रहे थे, बहुत से लोगों की जान भी जा रही थी, मिलिट्रीज भी बहुत मारी जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है हम कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ ही रहे थे। In some cases, huge military builds-up were reported. In many cases, diplomatic communication between the superpower could not be sustained and contributed to the misunderstanding. Sometimes countries outside the two blocs, for example, the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crises. काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जो छोटे छोटे जो वॉर्स हो रहे हैं इसमें जो है नॉन अलाइंड कंट्रीज ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन वॉर्स को कम करने में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नैम, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। जैसे कि जब हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, नैम इस्टेब्लिश करने में उनका भी एक मेजर रोल रहा था। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो उन्होंने कोरिया वॉर को कम करने में बहुत बड़ी मतलब बहुत ही हेल्पफुल वो लिया था, डिसीजंस लिए थे। उसके बाद साथ ही कॉन्गो क्राइसिस जब हम बात करते हैं, यूएन ने वहाँ पे बहुत अच्छे से रोल प्ले किया था। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेडिएटरी रोल लिया था, मतलब उन दोनों में जो है कहीं ना कहीं वॉर को कम करने के लिए काम किया। By and large, it was a realization on a superpower's part that war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. As the Cold War rolled from one arena to another, the logic of restraints was increasingly evident. तो यूएन ये हमेशा से कहता था कि आप चाहे किसी भी कंडीशन में जाएं, लेकिन आपको वॉर जो है अवॉइड ही करना है, और इस चीज़ को फॉलो कर भी रहे थे दोनों कंट्रीज कि वॉर डायरेक्टली वॉर नहीं हो रहे थे। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें लग रहा था बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी उस टाइम पे जो उन सुपर पावर्स ने बहुत अच्छे से अपना मेजर रोल प्ले किया था। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. Huge stock of arms were considered necessary to prevent wars from taking place. लेकिन बेशक ये जो कंट्रीज डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अलायंसेस तो बढ़ ही रहे थे, राइवलरीज भी बढ़ती जा रही थी उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। राइवलरीज का मतलब हुआ आपके आर्म्स वगैरह ये सब बढ़ते ही जा रहे थे, इनका प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे थे लोग। तो ऐसे में जो है हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीस बना रहेगा। The two sides understood that war might occur in spite of restraint. Either side might miscalculate the number of weapons in the possession of the other side. तो अब दूसरी बात ये आती है कि जब आप इतने सारे आर्म्स बना रहे हैं, तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि कोई नंबर्स का गलत अनुमान लगा के जो बहुत सारे आर्म्स को जो है क्रिएट कर दे, ये भी तो हो सकता है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी थे। They might misunderstand the intentions of the other side. Besides that, if there was a nuclear accident, और इसके बाद एक और क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ कि किसी ने जो है गलती से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट का मतलब बाय मिस्टेक किसी ने न्यूक्लियर का यूज़ कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा, तब तो सेकंड जो अदर नेशन होगा या फिर सुपर पावर होगी वो भी अटैक कर देगी। तो ये तो बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी लेकर आ सकता है। What would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately start a war? और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मिलिट्री हो, उसने गलती से या फिर जो है जानबूझकर ही वो वेपन अटैक कर दे या फिर जो न्यूक्लियर अटैक कर दे। तो ऐसे में क्या होगा, ये तो वॉर स्टार्ट कर देगा। How would the leader of that country know it was an accident and not an act of sabotage by the enemy, or that a missile had not landed from the other side? तो सामने वाली कंट्री को कैसे पता चलेगा कि इंटेंशनली अटैक किया गया है या बाय मिस्टेक अटैक किया गया है। अब हम आते हैं इस कार्टून के ऊपर। इस कार्टून में खास क्या है,
पहले तो मैं इस व्यक्ति की बात करूँ, ये है आपका यूएसएसआर, और इस महिला की बात करूँ, यही विमेन की बात करूँ, तो ये है यूएसए, और ये जो आदमी है ये है चाइना। तो ये उस टाइम की कहानी है आपकी, ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला टाइम है आपका। कम्युनिस्ट चाइना quarreled with the USSR towards the late 1950s and 1969 they fought a brief war over territorial dispute। मतलब 1950 से लेकर 1969 के बीच में जो रशिया या यूएसएसआर सोवियत यूनियन के साथ चाइना का जो डिस्प्यूट होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, उस टाइम पे चाइना के साथ क्या किया जाता है, चाइना जो है यूएसए के साथ जाके हाथ मिला लेता है, और इस बारे में यूएसएसआर को कोई खबर नहीं है। तो इसी वजह से इसे एक कह सकते हैं एक धोखे वाली बात कही जाती है कि यूएसएसआर को ये वाली कोई बात नहीं पता है, और यूएसए के साथ जो चाइना ने रिलेशन बना लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये आपके प्रेसिडेंट है जॉनसन। तो जब हम जॉनसन की बात करते हैं, ये जॉनसन जो है ये वियतनाम की बात करी जा रही है। ये जो उनकी प्लेट में आप देख रहे हैं ये वियतनाम की बात की जा रही है, वियतनाम कॉन्गो की। वियतनाम वॉर में हुआ क्या था, वियतनाम में जो है यूएसए और यूएसएसआर दोनों कंट्रीज शामिल थे। तो ऐसे में यूएसए को ये लगा था कि वियतनामीज को हराना बहुत आसान है, क्योंकि छोटी सी कंट्री है, इसको आराम से हराया जा सकता है, वहाँ पे अपना रूल स्थापित किया जा सकता है। लेकिन ये जो है प्रेसिडेंट जॉनसन की बहुत बड़ी गलती रही थी, और वियतनामीज जो थे, वहाँ के जो लोग थे या वहाँ के सिंपल रिबेलियन भी जो थे, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट जॉनसन को या फिर उस टाइम के जो यूएसए आर्मी थी उनको एक बहुत ही बड़ा लॉस दिया था। वहाँ की बहुत सारी आर्मी को उसने मारा था। तो उन्होंने इसको जितना छोटा समझा था, ये उतना छोटा इशू निकला नहीं, ये उन्हें काफ़ी नुकसान कर गया था उस अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते चैप्टर की तरफ। In time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating a certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. A stable balance of weapon they decided could be maintained through arms control. Starting in the 1960s, the two sides signed 3 significant agreements within a decade. तो अब जब हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये गलती से एक दूसरे पर अटैक कर दे, या फिर जो है कोई आर्मी वाला या मिलिट्री से गलती हो जाए, या कोई इंटेंशनली ऐसा अटैक कर दे, सुपर पावर की चॉइस ना हो तब, तो ऐसे में क्या हो, तो ऐसे में तो वॉर शुरू हो सकता है। तो ऐसे में लोगों ने डिसीजन लिया कि हम जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जब कम करेंगे, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को जो है कम करेंगे, इससे जो है हम वॉर की तरफ कम बढ़ेंगे। हम मतलब सिरे सिरे आर्म्स कंट्रोल की तरफ अभी लोग बढ़ रहे थे। तो इसी वजह से जो है इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन करे, कुछ ट्रीटी साइन करे कि अब जो हम अपने आर्म्स को कम करेंगे। दीज वर द, अब उन ट्रीटीज़ का नाम क्या था, दीज वर द लिमिटेड, कौन कौन सी थी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ट्रीटी है, बाकी तो आपकी बुक में 7 ट्रीटीज़ हैं, उन सबको आपको याद करना है। खैर अभी इसका बात करते हैं। Therefore, after the superpower held several number rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms। तो इन्होंने इन ट्रीटी के थ्रू जो है अपनी आर्म्स को जो है लिमिटेड किया था। अब बात करते हैं ट्रीटीज़ की। ये रही आपकी ट्रीटीज़। हाँ, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसको वैसे मैं समझाऊंगी, लेकिन ये वाली ट्रीटीज़ इंपॉर्टेंट है आपको बस मैं नाम बता रही हूँ। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सेकेंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट, ये स्टार्ट 1 बोला जाता है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकेंड, स्टार्ट 2। ये आपकी 5 ट्रीटी है, 6 ट्रीटी है, 6 ट्रीटी है। इन सबको भी आपको याद रखना, क्योंकि इनमें से सीबीएसई जो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए एजुकेशन क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।